ओके, तो जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। वो है तो कोमा। अगर किसी को भी, आपको लगता है आपके घर में कोई भी मरीज का अगर सेंस इधर उधर हो जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और उसमें आप घर में बहुत कुछ नहीं करना है। जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है वो है रिकरेंट इन्फेक्शंस। कई जगह इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्किन में है, चेस्ट में हो सकता है, यूरिन में हो सकता है। और ये इन्फेक्शंस काफी डेंजरस होते हैं डायबिटिक पेशेंट में। एक नॉर्मल पर्सन में इतना डेंजरस नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर ये जो कोरोना वाला इन्फेक्शन है, ये भी अगर एक नॉर्मल आदमी को हो जाए तो मोर्टालिटी रेट 1% से भी कम है। लेकिन अगर एक डायबिटीज के पेशेंट को हो जाए तो इसकी मोर्टालिटी रेट 7 गुना बढ़ जाती है। तो अगर डायबिटीज पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, आपको लगे कि बुखार हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, या पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, कई बार पाँव में बड़े बड़े इन्फेक्शन, पाँव लाल हो जाता है, वहां पस भर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। एक नॉर्मल पेशेंट में आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट में आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत जाके डॉक्टर से पहले मिलना है। अब जो अब हम एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है आज के वीडियो में हम पूरे कॉम्प्लिकेशंस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज के पेशेंट को होता है, वो है हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक। तो इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कारण काफी लोगों की डेथ हर साल हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, देखिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ब्लॉकेज, एक टर्म सुना होगा कि हार्ट में ब्लॉकेज निकल गया। तो ये ब्लॉकेज होता क्या है? चीज ऐसी है, हर किसी के हार्ट में 3 नाड़ियां होती है जिससे उसे ब्लड सप्लाई होती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई होती है 3 नाड़ियों से, हमारा हार्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे माँ के पेट से लेके हमें शमशान घाट तक काम करता है। जब तक हम जीवित हैं, ये हार्ट हमारा काम करना जरूरी है, और ये 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता। तो इसे कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले। तो अगर किसी भी कारण से इस हार्ट को 1 सेकंड के लिए भी कहीं से ब्लड न मिले, तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, और अचानक से उस समय आपको जान भी जा सकती है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक कैसे न हो। हार्ट अटैक होना एक बहुत ही सीवियर कंडीशन माना जाता है। तो चीज ऐसी है, ये जो ब्लॉकेज है, ये आपकी जो नाड़ियां हैं जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ये नाड़ियां, नाड़ियों के अंदर छोटे छोटे ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉकेज जितना ब्लड हार्ट को मिलना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपके हार्ट में ब्लड की कमी होने लगती है। जो शुरुआती स्टेज में आपको जो सिम्टम होते हैं ना, वो नॉर्मल आप बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, या आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर आप स्पीड में चल रहे हैं, या अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी तकलीफ होगी दो। एक है चेस्ट में पेन होना, और दूसरी होगी सांस फूलना। अगर आपको नॉर्मल आदमी के मुकाबले लगता है कि आप कम चल पाते हो, या थोड़ा सा चलने से आपकी सांस फूलने लग जाती है, या सीने में दर्द होने लगता है, तो हो सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो। आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। उससे पहले एक चीज और जाननी जरूरी है। आपको ये तभी पता चलेगा जब आप रोज चलेंगे, या सीढ़ी चढ़ेंगे, या थोड़ी स्पीड में चलेंगे। इसीलिए मैं हर मरीज को बोलता हूँ कि आप रोज चलिए, रोज दौड़िए, रोज सीढ़ियां चढ़िए। इससे क्या होगा, एक तो जो आपकी नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज बन रही है वो बनना कम हो जाएगी,
अगर ऑलरेडी ब्लॉकेज बनी हुई है तो वो पिघल भी जाएगी। और तीसरा, आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज बन रही है कि नहीं। कई पेशेंट हैं जो दिन दिन भर 100 मीटर भी नहीं चलते, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन गई है? क्योंकि सिम्टम तो तभी होगा जब आप चलेंगे या दौड़ेंगे। अगर आप चल ही नहीं रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज वाले सिम्टम नहीं होंगे, आपको जो फाइनल स्टेज वाला सिम्टम है वही होगा, जो है हार्ट अटैक। तो हमको किसी भी तरह से हार्ट अटैक को नहीं होने देना है, इसीलिए हमको रोज चलना है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं उससे अपना शुगर और बीपी दोनों कंट्रोल में रखना है। ये ध्यान रखें, आपको अपना शुगर और बीपी कंट्रोल में रखना है, ये हमेशा ध्यान रखेगा। तो अगर आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें कंट्रोल में रहेंगी, तभी जाके आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज बन रहे हैं वो ब्लॉकेज नहीं बनेगी। क्योंकि ये ब्लॉकेज बनने का मेन रीजन शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ही है। तो ये तीनों का अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज बननी शुरू होंगी, जो बाद में चल के आपको हार्ट अटैक पैदा कर सकती है। अब राइट। एक चीज और जानेंगे, कई लोगों को ये लगता है कि अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अचानक से तो मुझे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ा, वो धीरे धीरे आपके हार्ट में ब्लॉकेज डेवलप करता रहेगा, और वो तब तक। मुझे सुन पा रहे हैं प्रेरणा जी? ये नहीं जा रहा है। आई कैन हियर यू डॉक्टर। ठीक है यू अभी? कैन कंटिन्यू द सेशन। यस। हाँ। हाँ, तो होता क्या है, कभी भी ये नहीं सोचे कि आप अगर अभी कोलेस्ट्रॉल, कई पेशेंट होता है चेस्ट पेन होता है तो वो दवाई नहीं, वो डॉक्टर को नहीं दिखा के तुरंत कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी चालू कर देते कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसलिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो आप तुरंत उस समय कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो आपका चेस्ट पेन कम नहीं होगा, क्योंकि चेस्ट पेन ब्लॉकेज के कारण हो रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। तो वहां आपको करना क्या है, सपोज आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आपको सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, और डॉक्टर में भी आपको बोथ अपने डायबिटीज के डॉक्टर और अपने हार्ट के डॉक्टर दोनों से मिलना है। क्योंकि डायबिटीज के जो डॉक्टर हैं वो आपकी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे, और जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो आपको हार्ट अटैक है कि नहीं, अगर नहीं है तो उससे कैसे बचना है उसमें हेल्प करेंगे। तो दोनों डॉक्टर से मिलना है। उसमें आपको कुछ टेस्ट लगेंगे, जैसे ईसीजी। अगर ईसीजी नॉर्मल आता है, इसका मतलब यह है कि आपके हार्ट अटैक, आपके हार्ट में शायद अभी तक कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई है, इसीलिए आपका ईसीजी नॉर्मल आ रहा है। लेकिन नॉर्मल ईसीजी को आप अंदर नॉर्मल बिल्कुल भी समझने की गलती न करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपका ईसीजी एकदम नॉर्मल आएगा। सिर्फ आप जब चलोगे या दौड़ोगे तभी आपके ईसीजी में प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो हमको वो चीज भी देख के पहले से जाननी है और उसका इलाज करना है। तो अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है तो आपके डॉक्टर आपको एक दूसरी टेस्ट की एडवाइस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट। अब ये ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है, जब आप दौड़ते हो एक मशीन में तो आपके हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, आपके हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसको मिल नहीं पाता, जो आपके ईसीजी में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम टीएमटी करते हैं तो आप। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। अगर आपके दो हाँ, डिवाइसेस ऑन है ना, मे बी लैपटॉप एंड मोबाइल, तो आप लैपटॉप नहीं नहीं, ऑफ कर मैं सकते हैं क्योंकि लैपटॉप ऑलरेडी मैं बंद कर चुका, लैपटॉप ऑलरेडी मैं बंद कर चुका। ओके। हाँ, लैपटॉप बंद कर चुका मैं, है ना? ठीक। ठीक है, यस यस। अभी ठीक है, साउंड ठीक है? हाँ, इट्स फाइन। यस। कंटिन्यू करें। हाँ, तो
होता यह है कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो आपको जाके ट्रेडमिल टेस्ट करवाना है। अगर ट्रेडमिल में आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप सोच लीजिए आप आधे रास्ते में हो। आपका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है और आपके हार्ट को पूरी तरह से अटैक भी नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छा स्टेज है अगर आप इनिशियली ध्यान नहीं दिए हो अपने हार्ट को लेके। जहां पर आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल तीनों को कंट्रोल करना है और आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज करनी है। अगर आप कभी नहीं दौड़े हैं तो अब आप धीरे धीरे दौड़ना चालू कीजिए। उससे होगा क्या, आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो थोड़ी थोड़ी पिघलेगी। इसको पिघलाने के लिए हम एक दवाई भी देते हैं जिसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, इस तरह की कुछ दवाइयां आप में से बहुत हार्ट वाले पेशेंट खाते भी होंगे। इनको कंटिन्यू रखना है। इससे आपका खून थोड़ा पतला हो जाता है जिसके कारण उसमें आसानी से ब्लॉक को हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कई मरीज मेरे पास आते हैं जो अपने शुगर की दवाई तो खाएंगे लेकिन वो कोलेस्ट्रोल की दवाई बंद कर देंगे या ये इकोस्प्रिन वाली जो दवाई है ये बंद कर देंगे। उन्हें लगता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों खा रहा हूँ। तो वो खाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी जो बेनिफिट है वो मैं आपको शो नहीं कर सकता, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप वो दवाई खाते रहेंगे तो फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो आगे चल के हार्ट अटैक होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई भी दवाई आप बंद न करें जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है और आप अपने आप से बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आपको ऐसे राइट। चलना है। हाँ, उस स्टेज में आपको डॉक्टर ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप जाके एक एंजियोग्राफी कीजिए। जैसा हमने टीएमटी में जाना कि आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हो सकती है, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, वैसे ही एक डायरेक्ट एविडेंस है कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है, आपके भेन में एक रंग डाला जाता है जो जब आपके हार्ट की नाड़ियों से पास करता है तब हम वहां पर एक फोटोग्राफ उठा के देखते हैं कि आपकी नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है। अगर वो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज दिखाई दे तो हो सकता है आपको दवाइयों के अलावा एक छोटी सी सर्जरी, जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो या फिर बाईपास भी आपको करवाना पड़ सकता है। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो शायद आपको करवाना भी पड़े। उसको करवाइए, उसको डिले मत कीजिए, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्योंकि एक बार आपने अगर इस स्टेज को पार कर लिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड गोल है, वो है डायरेक्ट हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक सबसे सबसे दिक्कत वाली बीमारी है क्योंकि इसमें ज्यादातर सडन कार्डियक डेथ हो जाता है, मतलब अचानक से पेशेंट का डेथ हो जाता है। आपने कई बार इस तरह की स्टोरी सुनी होगी कि कोई आदमी था जो रात को सोया था और अचानक से सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। ये आपने कई बार सुना होगा। ये सारे 100 में से 99% हार्ट अटैक वाले केस ही हैं जो रात को सोते हैं और सोए रह जाते हैं। क्योंकि ये हार्ट अटैक जो होता है ज्यादातर रात को 2-3 बजे ही होता है। और रात को 2-3 बजे अगर काफी सीवियर हार्ट अटैक हुआ है तो पेशेंट को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो घर में से किसी को उठा के बोले कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। 1 मिनट में डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक पहुंचे, फिर भी अगर आप उस स्टेज में पहुंच गए तो अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक के कारण ही होता है। अगर आपको कभी भी चेस्ट पेन होता है, चाहे आप डायबिटीज के मरीज हो या न हो, कुछ बातें मैं बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो हार्ट अटैक वाला जो चेस्ट पेन होता है वो ज्यादातर बीच में होता है। लोग राइट में या लेफ्ट में दिखाते हैं, ना ये राइट में होता है ना लेफ्ट में होता है, ये बीच में होता है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके चेस्ट को किसी ने पूरी तरह से जाम कर दिया, जकड़ लिया दोनों तरफ से।
और आपको काफी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और एक टिपिकल सिम्टम होता है कि इसमें काफी ज्यादा पसीना आता है। आप एयर कंडीशन के नीचे बैठे हैं और आप अगर पूरी तरह से भीग गए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक हुआ हो सकता है। और ये जो पेन है ये रेडिएट करता है आपके लेफ्ट आर्म में या नेक तरफ, आपके रेडिएट कर सकता है। आपको लग सकता है कि मेरे नेक में पेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट का पेन है जो कि नेक की तरफ जाता है। इसमें एक ये जो दिक्कत। एयर कंडीशनर के बारे में बताया, ये थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं क्या? कौन सा? अभी जो आप किस एयर चीज के बारे? कंडीशनर के बारे में बोल रहे थे ना, एयर हाँ, अगर कंडीशनर। आप एयर कंडीशन के नीचे भी बैठे हैं, मतलब पूरा टेम्परेचर मेंटेन्ड है आपके रूम का, बाकी किसी को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से रात को आपको बहुत जोर से पसीना आने लगता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको या तो शुगर कम हुआ हो, उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक भी हुआ हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है तो आप तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक कर लीजिए। अगर शुगर नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक भी हुआ हो सकता है। तो ऐसा कभी भी अगर आपको रात को होता है ना, तो आप उसके लिए दिन भर या सुबह होने, आप तुरंत अपने डॉक्टर को फोन लगाइए, या बिना फोन लगाए तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए जहां पर हार्ट अटैक से टैकल करने की सुविधा मौजूद हो। उसको टालिए मत। यहाँ दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। अक्सर जो डायबिटीज के मरीज होते हैं ना, उनको चेस्ट पेन भी नहीं होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको सिर्फ थोड़ी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगी, थोड़ी घबराहट होगी और बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, चेस्ट पेन नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट को पास जाना है, चाहे रात को 2 बजा हो चाहे रात को 3 बजा हो, आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि अगर चेस्ट पेन हुआ है और अगर ये हार्ट अटैक है, तो ऐसे कंडीशन में हमको एक मेडिसिन देनी होती है जो हम 3-4 घंटे के अंदर दें तो ही काम आती है। अगर आपने लेट कर दिया, सुबह तक अगर आपने कर दिया, तो हो सकता है या तो मेडिसिन काम ना आए, या हो सकता है आपकी जान भी सुबह तक न बचे। क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो बहुत सीरियस कंडीशन होता है। तो चेस्ट पेन हो तो रात को 3 बजे भी है, और अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है, तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाइए, सुबह तक वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये मोटा मोटी जो हार्ट अटैक की मैंने बात बताई। और एक बात बता दूं, कई लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी होने के बाद या बाईपास ग्राफ्ट लगने के बाद ये सोच लेते हैं कि अब मेरा इंश्योरेंस हो गया और अब मुझे हार्ट अटैक हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिनको ऑलरेडी बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उन्हीं को रीब्लॉकेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और आने वाले 2 साल में ज्यादातर लोगों के हार्ट में फिर से ब्लॉकेज डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरा तो अब बाईपास हो गया, अब मुझे और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे लौट आते हैं। व्यायाम न करना, खाने पीने में ध्यान न रखना, शुगर को कंट्रोल न करना, बीपी को कंट्रोल न करना। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं बस हार्ट की 3 दवाई खाता रहूं तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। अगर आपको बाईपास हुआ है तो आपको फिर से बाईपास होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो फिर से जो रूटीन लाइफस्टाइल मैंने बताई जो आपको एक डायबिटीज पेशेंट को करनी चाहिए, वो आपको करना है, और स्ट्रिक्टली करना है। अब की बार उसको ढीले में नहीं करना है। ये तो हुआ हार्ट के ऊपर। अब हम जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन एक लेंगे, और एक ले लेते हैं आज के वीडियो में। एक छोटा सा ले लेते हैं, फिर अगली बार हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। अब की बार हम ले लेते हैं किडनीज को। तो किडनीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे दुखदाई बीमारी अगर है तो किडनी की है। क्योंकि अगर हार्ट की भी बीमारी होना, आप उसको या तो ठीक कर सकते हो, या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, या पेशेंट बच जाता है और इलाज पे रहता है और काम चलता रहता है। लेकिन किडनी की बीमारी अगर आपको हो गई ना, न तो डेथ होगा, ना आप नॉर्मल फील करोगे, ना आप नॉर्मल काम करोगे, और आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इसलिए हम हर डायबिटीज को पेशेंट को बोलते हैं
कि भैया किडनी की बीमारी से आप बचो। अब किडनी की बीमारी अगर आपको हो गई ना, ऐसे आपको महीने का जो 2-3 हजार रुपए की दवाई लगती थी, एक बार आपको किडनी की बीमारी हो गई तो सीधे जो महीने का खर्च है वो 50,000 से लेके लाख रुपए तक भी आता है, महीने का खर्च। और उसके बाद वो वही नहीं रुकता, आपको हमेशा हर 2-3 दिन में एक साथी चाहिए जो आपको हॉस्पिटल लेके जाए, आपकी डायलिसिस करवाए। तो आपके साथ आपके परिवार का एक सदस्य और जॉबलेस हो जाता है, उसको अपनी जॉब छोड़ के आपके पीछे लगना पड़ता है। तो ये जो किडनी की बीमारी है ना, ये पूरी तरह से आपके परिवार का ढांचा, आर्थिक ढांचा पूरी तरह से खत्म कर देती है। और 2-3 साल बाद पेशेंट की डेथ होना निश्चय है। तो पेशेंट की डेथ भी होती है और पेशेंट की सारी सेविंग्स की डेथ भी हो जाती है और पेशेंट के परिवार की भी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। तो किडनी की बीमारी से बचने के लिए आपको अपना शुगर और बीपी पूरी तरह से कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और इसमें कई पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो ये बोलते हैं कि सर सिर्फ मेरे को ये देख के बता दीजिए कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन का रिपोर्ट ठीक है कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है तो मेरे किडनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, सबसे पहले आपके किडनीज में एल्बुमिन जाना शुरू हो जाएगी। एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन है जो किडनी में जाना शुरू कर देगी। तो हर डायबिटीज के पेशेंट को एक एल्बुमिन वाला जांच कराना बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो या ACR। ये आप एक बार यूरिन का सैंपल देंगे तो लेबोरेटरी में जांच हो जाती है और हर छोटे छोटे जगह में भी आप थायरोकेयर लेबोरेटरी में अपना यूरिन भेज के भी आप जांच करा सकते हो। और इसमें हमें पता चलता है कि आपकी किडनीज में या आपकी यूरिन में कितना एल्बुमिन जा रहा है। अगर एल्बुमिन ज्यादा जा रहा है, जैसे 30 से 300 अगर जाता है, नॉर्मल जो रेंज है वो लेस देन 30 या लेस देन 30 होती है। 30 उसे अगर 30 से 300 जा रहा है तो हम उसे माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहते हैं। और अगर 300 से ज्यादा जाता है तो हम उसके फ्रैंक एल्बुमिनूरिया कहते हैं। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी किडनीज में एल्बुमिन ज्यादा जा रही है तो भी आपको सबसे पहले अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि इसे रोकने का सबसे पहला उपाय शुगर और बीपी का कंट्रोल ही होता है। इसे रोकने के लिए दवाइयां आती हैं लेकिन दवाइयां सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना है। अगर आप इस स्टेज को पार कर गए और किडनी की बीमारी तक पहुंच गए, कई लोगों को ये लगता है कि किडनी की बीमारी हो गई तो मैं दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो मैं एक बात बता दूं, किडनी की जो बीमारी है तो किडनी कभी ठीक नहीं होती। आप किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई भी आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो दवाइयां देगा जिससे आपको किडनी की प्रॉब्लम से होने वाले सिम्टम्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पाँव में सूजन कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। लेकिन किडनीज को आप ठीक नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे बचा सकते हो, आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो। तो किडनीज को बचाने के लिए आप अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को अभी से कंट्रोल कीजिए और स्ट्रिक्टली कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये बाद में ये एक बीमारी ऐसी है जो आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को भी तहस नहस कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और अब हम कुछ भी क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के तो वो ले लेंगे और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ओवर टू यू प्रेरणा जी। Yes, so it was a wonderful talk. आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया स्टार्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट के हार्ट पेशेंट्स जो है वो कैसे एट द टाइम ऑफ डायबिटीज अपना चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं एंड उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। एंड एक समराइज करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में हमने पॉइंट्स देखे जो कि काफ़ी इफेक्टिव थे अबाउट डायबिटीज रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर आपका वीडियो अगर थोड़ा भी मिस हुआ होगा ना तो प्लीज जाके देखिएगा, वो सारे पॉइंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं। मूविंग ऑन टू अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।
क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये है मेरी साइड से, आपने यूरिन टेस्ट एंड ऑल के बारे में बताया था रिगार्डिंग डायबिटिक पेशेंट, तो कौन सा उसका टेस्ट? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि, कौन सा? सॉरी, कौन सा टेस्ट? यूरिन टेस्ट के बारे में आपने बताया था। यूरिन, यूरिन में तो एल्बुमिन, एल्बुमिन। आप अगर जाके उन्हें बोलेंगे कि मुझे माइक्रो एल्बुमिनूरिया का टेस्ट कराना है, या राइट, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, आपके यूरिन में कितना एल्बुमिन जा रहा है और कितना क्रिएटिनिन जा रहा है, उसका रेशियो हमको निकालना होता है। एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये जांच हमें करवानी होती है। ओके। सो ये हमें रेगुलरली करवानी होती है कि कुछ पीरियड के बाद में, या नहीं, फिर सिम्टम्स हम दिखे तब करवाना होता इसका कोई सिम्टम नहीं होता, ये एक रूटीन टेस्ट है, हमें इसे साल में एक बार करवाना ही चाहिए। आप साल में 2 बार भी कराएं चलेगा, लेकिन साल में एक बार करवाना ही है। और जिनको एल्बुमिन जा रही है उनको फ्रिक्वेंटली कराना है, जैसे 3 महीने में एक बार कराना है उनको। है? राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है दैट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, एंड अभी ऐसा सीजन भी है, सो काफी टाइम हमें अंदर से थोड़े से सिकनेस टाइप या कफ एंड कोल्ड लगता है, तो स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल उनको क्या हाँ, एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए इफ दे फील सच टाइप ऑफ सिम्टम्स राइट नाउ? देखिए, डायबिटीज पेशेंट को ये सीजन में वायरल कफ एंड कोल्ड जो होता है, आपको हाँ, जो नॉर्मल गाइडलाइन कोविड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने दी है और सारे सोशल मीडिया में है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, खांसते छींकते समय रुमाल रखना है, मास्क पहनना है, ये सब चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आप बचोगे। लेकिन अगर किसी तरह से आपको सर्दी खांसी इस सीजन में हो जाती है, तो ये नॉर्मल सर्दी खांसी है या कोविड वाली है। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार ये सीजन में होता है, तो सबसे पहले आपको कोविड का चेकअप तो कराना ही है, नियरेस्ट कोविड सेंटर में जाके। अगर कोविड नहीं है तो आपको नॉर्मल दवाइयां खानी है अपने डॉक्टर से बात करके, और कोविड है तो फिर उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। लेकिन एनी जो सोशल स्पेसिफिक डिस्टेंसिंग वाली, any नहीं, स्पेसिफिक specific आप that diabetic patient need to take care of? सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना शुगर कंट्रोल में रखे, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट अभी भी मेरे पास आ रहे हैं, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, खास करके लॉकडाउन शटडाउन के कारण उनकी एक्टिविटीज कम हो गई है। तो मैक्सिमम लोगों का शुगर और बीपी बढ़ा हुआ है। उन्हें कोविड की चिंता तो है, वो मास्क तो पहनते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग तो करते हैं, हाथ तो धोते हैं, लेकिन शुगर 400 है तो आपके कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, मतलब ये एक तरह का मैग्नेट है जो कि कोविड को फटाफट अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप कोई कोविड पेशेंट के पास आते हैं तो आपको तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। राइट, राइट। सो उस वे में थोड़ा ज्यादा केयर करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। हाँ, ज्यादा केयर करनी चाहिए। सो अभी एक और क्वेश्चन इसी रिलेटेड है दैट जस्ट बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो मोर पीपल कैन नॉट विजिट डॉक्टर्स हॉस्पिटल सो फ्रीक्वेंटली। सो जो वो डिवाइस आता है ना डायबिटीज का, जिससे डायबिटीज चेक करते हैं, घर से उससे चेक ग्लूकोमीटर। तो हो जाता है, but हाँ, as सब लोग कहते हैं that is not so much precise. So अभी इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर्स डॉक्टर के चेकअप के लिए उनको कितने टाइम बाद कंपलसरी जाना चाहिए ही चाहिए, जैसे 6 months, 2 months, 3 months, एंड एनी ऑल्टरनेटिव दैट कैन हाँ, बी इंटरप्रेटेड ड्यूरिंग हाँ। लॉकडाउन। देखिए, सबसे पहली बात, अ, एक तो ग्लूकोमीटर को जितना हम खराब बताते हैं उतना खराब वो है नहीं। ग्लूकोमीटर आपके कैपिलरी का ब्लड शुगर टेस्ट करता है, और आपके कैपिलरी के ब्लड शुगर में और जो भेन से ली हुई ब्लड शुगर में 15% का डिफरेंस रहता ही है। तो ग्लूकोमीटर वही डिफरेंस दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, अगर आप अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर लेंगे ना, जैसे आप एकू चेक लेते हैं, या वन टच लेते हैं, या बेयर का आप कॉन्टोर कॉन्टोर प्लस लेते हैं, ये तीन जो है ये इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रांड है ब्लड शुगर चेक करने के लिए। इनमें मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आती हो।
दूसरी बात, जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं ग्लूकोमीटर में, तो कई सारे पेशेंट तुरंत फर्स्ट ड्रॉप जो आता है, जैसे हमने स्पिरिट से पोछा, ब्लड आया और तुरंत हम वहां पर शुगर चेक कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ी स्पिरिट मिली हुई है, थोड़ा आपका स्वेट मिला हुआ है, तो उसमें कभी भी ब्लड शुगर अच्छा से नहीं आएगा। आप टेक्निक को ठीक से समझें, अच्छे से साफ करें, उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है उसे आप पोंछ दें और सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड में करें। और जब जो आप अपनी स्ट्रिप को रखते हैं, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप को संभाल के रखें। मैंने देखा है लोग वो डिब्बा को खुला छोड़ देते हैं, या एक ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप का डिब्बा लेके आया, उसको 5-5 साल तक यूज करते हैं। तो एक बार आपने वो डिब्बा खोल लिया ना, वो 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करता। तो आपकी अगर स्ट्रिप्स पुरानी हो गई है, अगर आपकी शुगर चेक करने की टेक्निक ठीक नहीं है, तो आपका शुगर कभी भी उसमें ठीक नहीं दिखाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों की जो लड़ाई है ना, वो हम लोगों की 10 या 15 मिलीग्राम डेसीलीटर के लिए लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है 50-100 के लिए। तो आप ग्लूकोमीटर से इतना तो जान जाओगे ना कि आपका शुगर 300 चल रहा है, 400 चल रहा है, एक रेंज तो पता चल जाएगी। 100 चल रहा है, 200 चल रहा है, 300 की, 400 की, 500, रेंज तो पता चल। राइट। उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए चाहें तो नियरेस्ट आप लेबोरेटरी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता तो चल जाएगी आपके किस रेंज में शुगर चल रहा है, उसके हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, राइट। जो आपने बोली कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर को, अगर आपको शुगर बढ़ी हुई है ना, तो आपको तुरंत दिखाना है, आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। हाँ, अगर आपकी शुगर पूरी नॉर्मल आ रही है, जैसे फास्टिंग वाली 100 के आसपास आ रही है, खाने के बाद वाली 150 के आसपास आ रही है, तो आप वेट कर सकते हो 3 महीना। मैं बोलता हूँ 3 महीना में एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, 3 महीना से लेट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी शुगर एबनॉर्मल आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है, तो आज के डेट में आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। इवन हम लोग हमारे कई पेशेंट्स को अभी ऑनलाइन ही कंसल्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो आए, हमारे सेंटर पे आए, अननेसेसरी कोविड का एक्सपोजर या दूसरे सर्दी खांसी वाले पेशेंट का एक्सपोजर भी लें। तो वो आराम से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और सारी चीजें वीडियो कंसल्टेशन के दौरान बात करके आराम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। राइट। सो अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेली कंसल्टिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, एंड पीपल को अगर बिल्कुल। कोई भी फियर है उससे रिलेटेड, तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड गो ऑन, बिकॉज इट इज गोइंग वंडरफुली। डॉक्टर शिव भी कर रहे हैं, एंड हम भी आपको टेली कंसल्टिंग के थ्रू डॉक्टर शिव को कनेक्ट करवा सकते हैं। So moving on to the next question, one more question is that अभी कोविड टाइम्स में काफी सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं दवाई के रिलेटेड टू एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उन्हें ये तीनों चीज लेने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड सेकेंडली ये कि होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है ना, वो उनको किस तरह से लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स शुगर इन देखिए, एक तो उसमें जो शुगर होती है वो काफी छोटी छोटी दवाइयां होती है, उतना शुगर मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम करेगा। मेरे तो ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट मैंने देखे हैं, वो बड़े बड़ी मिठाइयाँ भी खा लेते हैं, तो ये छोटी छोटी गोली तो उनको कोई नुकसान नहीं करने वाली, जो प्रैक्टिकली जो होता है लाइफ में। दूसरी बात, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, अगर आपको कोई दवाई से कोई फायदा हो रहा है, आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या इंटरेक्शन होगा, वो इंडिविजुअल दवाई के ऊपर डिपेंड करता है। और एलोपैथी वाला एलोपैथी के बारे में बोल पाएगा, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी के बारे में बोल पाएगा, तो इसके इंटरेक्शन के बारे में भी बोल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी दवाई आपकी होम्योपैथी की दवाई के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। तो वो जो रिस्क है वो तो पेशेंट को ही उठाना पड़ेगा। राइट। बट अभी इम्यूनिटी का बोल के बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आ रही हैं, तो वो मेडिसिन ले देखिए सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? इज इट सेफ देखिए फॉर देम? लेने को ले सकते हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी है ना, जहां पर इस तरह की चीजें रहती हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, जैसे अभी ये कोविड है, कोविड का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर 100 तरह के लोग आएंगे, बोलेंगे मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, क्योंकि पता है उनको कि उनके पास और कुछ है नहीं।
तो लोग इनका भी ले लेंगे, उनका भी ले लेंगे, तो इस तरह से बिजनेस ज्यादा होता है और काम कम होता है। तो आप जो लेते हैं सोच समझ के लीजिए, बाकी लेने में नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि न तो ये फायदा करने वाली है, न नुकसान करने वाली है, सिर्फ आपका पॉकेट ढीला करने वाली है। राइट। सो काफी सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए, एंड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक व्यूअर्स टू पोस्ट देम इन द कनेक्ट कमेंट सेक्शन, सेक्शन। एंड हम डॉक्टरशिप के थ्रू आपके वो सारे चीज़ें सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको पर्सनली डॉक्टरशिप के साथ सेशन भी करना है तो डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर फेसबुक पेज। वील रिस्पॉन्ड एंड वील कनेक्ट यू विद डॉक्टरशिप। So for now, this session has been wonderfully conducted with all the education that has been given by Dr. Shiv. Plus उन्होंने question and answers भी काफी सारे लिए, काफी सारे solve किए, and I hope आपके और भी कोई questions होंगे तो हम solve करेंगे। So Dr. Shiv, आप sessions को बोलना चाहेंगे at the end? तो समरी ऐसा है कि डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया एक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन सभी चीजों का बेस लाइन ये ही है कि आपको अपना शुगर और बीपी कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल में रखने का मतलब ज्यादातर पेशेंट का यही मानना होता है कि अगर मैं पूछता हूं ना कि भाई आपका डायबिटीज कंट्रोल में है ना, तो पेशेंट यही बोलते हैं कि हाँ सर, हम दवाई रेगुलर खाते हैं। तो दवाई रेगुलर का कंट्रोल नहीं है, ये बात आप समझ लो। आप अपने शुगर को कितना फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं, और शुगर के साथ दूसरी चीजें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना चेक करते हैं, आप कितना व्यायाम करते हैं, और कितने डॉक्टर के एडवाइस से चलते हैं और उनसे मिलते हैं, ये टोटल मिला के आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करना मतलब जैसे एक बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमको डायबिटीज को कंट्रोल करना है। शुगर हमारी कंट्रोल है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें एक्सरसाइज बढ़ानी है क्या, हमें व्यायाम करना है क्या, हमें दवाइयाँ बढ़ानी है क्या। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चलती रहती है ये लाइफ लॉन्ग। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैंने दवाई ले ली, और खास करके लोगों का ये मानना रहता है कि अगर मैंने एक ऐसे डॉक्टर को दिखा के ले ली कि जो बहुत रिनाउंड हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो मेरा शुगर कंट्रोल हो गया और अब मेरा भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी गलत फहमी जो पेशेंट को होती है। ये गलत फहमी न पालें, आप अपना शुगर चेक करें, बीपी चेक करें, रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाएं, और खुद भी देखें मेरा शुगर कंट्रोल है कि नहीं। कई बार मैंने तेरा शुगर जा कंट्रोल है, 200 है हाँ ठीक है, 250 है हाँ ठीक है। वैसे नहीं, आप खुद देखें आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं, आपका HbA1c 7 के नीचे है कि नहीं, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास है कि नहीं। तभी जाके आप मानिए कि हाँ, मैं जहां पर सलाह ले रहा हूँ वो ठीक है। और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से ले रहे हैं, महंगी फीस दे के ले रहे हैं, और आपका शुगर अगर 300 है, तो आप अल्टीमेटली सारे कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे ही जाएंगे, और फिर आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। Right. So it was a wonderful session, and मैं सभी viewers and audience को thank you कहना चाहती हूँ। बाकी सारी details आपको हमारे Facebook page पे मिल जाएगी, and charges regarding our upcoming offers, upcoming videos. We'll be regularly posting it on our Facebook pages, so do stay connected and click that like button so that आपको ऐसी videos भी मिलती रहे, इसके बारे में सारी जानकारी भी मिलती रहे। We will be coming up with an integrated plan for our patients. So for that, please stay connected on our page and stay in touch with us. So for now, I will be taking a leave with Dr. Shiv. So thank you all for viewing this session. Namaste and have a थैंक यू प्रेरणा। thank you.